पावर ऑफ द लेंस का कल जो डेफिनेशन बताए थे वो डेफिनेशन था कि कोई भी लेंस, जैसे कि देखो ढेर सारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉन्वेक्स लेंस एक ही टाइप का होता है। तो अलग अलग कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग अमाउंट में लाइट को डेविएट करता है, सेम डायरेक्शन में करता है, नो डाउट। देखो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी रे ऑफ लाइट को डेविएट किया, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये भी एक रे ऑफ लाइट को डेविएट किया। अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट डेविएट हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, यहाँ भी रे ऑफ लाइट डेविएट हुआ है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि किस लेंस का कितना पावर है। तो वो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि एक्चुअल में पावर ऑफ द लेंस कौन डिसाइड करता है, किस लेंस का पावर कितना होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है। इससे पहले कि हम वो सारा का सारा फैक्टर लिखें बाबू, हम बस एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस, राइट। आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का पावर होता क्या है। अब अगर इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस कैन बी defined as the capacity of a lens to deviate the path of refracted ray। मतलब देखो लेंस बहुत सारा होता है, एक ही टाइप का बहुत सारा लेंस होता है। जैसे कि हम एग्जांपल दें ना कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, देयर आर मेनी कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन हर एक कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट अमाउंट में लाइट को डेविएट करता है। कोई कॉन्वेक्स लेंस लाइट को ज्यादा अमाउंट में डेविएट करता है और कोई कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कम अमाउंट में डेविएट करता है। बोलवा रहा है समझ में। तो कौन सा कॉन्वेक्स लेंस कितने अमाउंट में लाइट को डेविएट करेगा बाबू, ये डिपेंड करता है कि उनका पावर कितना है। मतलब वो डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर से। अब क्वेश्चन ये बनता है, हमारा अगला क्वेश्चन या टॉपिक ये बनेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स which decides power of a lens। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी लेंस के पावर को डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि हम कल थोड़ा सा हिंट कर दिए थे और कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमारा सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी लेंस के पावर को डिसाइड करता है, थोड़ा ध्यान से, हमारा सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी लेंस के पावर को डिसाइड करता है वो होता है लेंस का फोकल लेंथ। तो हमारा पहला फैक्टर होगा फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पहला फैक्टर होता है जो लेंस के पावर को डिसाइड करता है। अब देखो ठीक है ये फैक्टर है मान लिए, लेकिन इसके साथ पावर का क्या मतलब रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाने से पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ये कंफर्म हो गया क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये समझना है तो याद रहे किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो उस लेंस के फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये बात आप लोगों को याद रहेगा? यस सर। यस सर। और अगर ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन है बाबू, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो P = 1/f आ जाता है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि सर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूज नहीं किए, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम k बोले तो k = 1 आ जाता है और ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसका मतलब
यहाँ पर अलग से किसी कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करने का कोई जरूरत नहीं। बोलो समझ में आ रहा है बच्चे को? यस सर। Yes, sir. ठीक से समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े तो पावर जो डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, उसमें से एक फैक्टर था हमारा फोकल लेंथ, दिस वाज वन फैक्टर। अब वो दूसरा फैक्टर जिसपे किसी भी लेंस का पावर डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ which lens is made of मतलब हम कह सकते हैं कि उस लेंस को बनाने वाला मटेरियल कौन सा है, वो मटेरियल भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस लेंस का पावर कितना होगा। अब चलो ध्यान से देखो, दो लेंस लेते हैं, ये भी एक लेंस है और दूसरा लेंस भी इसी फोकल लेंथ का, मतलब दिखने में जैसा नहीं लग रहा है, पर मान लो बाबू इस दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ एक जैसा है, लेकिन पता है तब भी दोनों का पावर अलग अलग हो सकता है। सर अब कैसे होगा पावर अलग अलग? तो हम आपको बता दें बाबू कि ये दोनों लेंस जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ। हो सकता है कि ये ग्लास के फर्स्ट टाइप के क्वालिटी से बना हुआ है और ये ग्लास के सेकेंड टाइप के क्वालिटी से बना हुआ है, मतलब समझो दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। इस कारण से दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा बाबू वो डिफरेंट होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगा तो आपको अच्छे से आ रहा है समझ में कि रे जो है अलग अलग एंगल से डेविएट करेंगे, इस रीजन से इनका पावर भी अलग अलग होगा। तो सर नेचर ऑफ मटेरियल के हेल्प से हम पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो बाबू नेचर ऑफ मटेरियल जो है ना कैलकुलेशन में कोई हेल्प नहीं करता, बस आपको ये बताता है कि दो अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल से बना हुआ लेंस सेम फोकल लेंथ के होने के बावजूद भी उनका पावर डिफरेंट हो सकता है। ये कैलकुलेशन में ये फैक्टर आपको हेल्प नहीं करता, कैलकुलेशन में सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस ही हेल्प आपको कर सकता है। तो इस तरीके से अगर किसी भी लेंस का पावर कैलकुलेट करना हो तो बस उस लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स को आप लीजिए और उससे आपको वहां उस लेंस का पावर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक बनता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर। इससे पहले कि हम अगला टॉपिक में कुछ भी पढ़ें तो आप लोग पहले ये बताओ सिर्फ पावर वाले स्पेसिफिक टॉपिक से कोई दिक्कत है तो बताओ। सर सेकंड पॉइंट एक बार फिर से सर बता दीजिए। कौन सा सेकंड पॉइंट? सर नेचर ऑफ मटेरियल व्हिच लेंस इज। देखो अब ग्लास जो होता है ना उसी से आपका लेंस बना हुआ रहता है, क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, या अगर कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी होता है तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है। तो जितना अलग अलग सब्सटेंस बाबू वो उस तरीके का पावर जनरेट करेगा। कहने का मतलब है दो लेंस है सेम फोकल लेंथ का है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का पावर एक जैसा होगा, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पावर एक दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है जो कि होता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या आप लोग एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक नेट में कुछ इशू आ रहा है, इसको हम सही कर लें। यस सर। यस सर। आवाज जा रहा है सबको? यस सर। यस सर। और अभी क्वालिटी ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो दूसरा फैक्टर जो था जिसपे किसी लेंस का पावर डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। और हम आपको बता दें ऐसा इसलिए होता है, हम बोले थे कि लेंस जो होता है ना एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, राइट। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना हुआ सब्सटेंस होता है जिसका कि कम से कम एक सरफेस जो है स्फेरिकल होना चाहिए। खैर वो आप जानते हो पहले से, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि वो
किसी भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ हो सकता है। तो जितना अलग अलग ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस वो लेंस के अंदर, उतना अलग अलग टाइप का स्पीड ऑफ लाइट होगा, और जितना अलग अलग टाइप ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा बाबू, उतना अलग अलग तरीके से रे ऑफ लाइट डेविएट करेंगे, किसी में ज्यादा करेंगे और किसी में कम करेंगे, बावजूद इसके कि सभी का फोकल लेंथ सबका सेम है। इसका भी फोकल लेंथ एफ है, इसका भी फोकल लेंथ एफ है, लेकिन दोनों का पावर तब भी अलग अलग हो सकता है, बिकॉज पावर ऑफ अ लेंस also depends on another factor, that is called nature of material of lens, of which the given lens is made of. बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम आगे बढ़ सकते हैं बाबू? Yes, sir. चलो ठीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम पावर को समझ चुके हैं, राइट? हम लेंस फार्मूला को समझ चुके हैं, हम मैग्निफिकेशन समझ चुके हैं। नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज अगर निकालना है, एक तो तरीका है हम हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, या दूसरा तरीका है सिंपली डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें। इन दोनों ही केसेस में हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। लेकिन पता है क्या, हम मैग्निफिकेशन को ठीक से नहीं समझे। मतलब अभी हम पढ़ेंगे understanding magnification, understanding magnification in a lens। किसी भी लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है उसे हम समझ कैसे सकते हैं? देखो तुमको पता है मैग्निफिकेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है that how many times the given image is of the size of an object। ये आपको अच्छे से पता है, हम वो नहीं समझाने जा रहे हैं आज। हम कहने जा रहे हैं कि अगर मैग्निफिकेशन को समझना है तो चलो सबसे पहले दो अलग अलग केस को हम जनरेट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना। लेट्स से कि लेफ्ट के तरफ हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 1 है। मान लेते हैं केस 1 में जो है ना हमारा मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो सर इसका मतलब क्या होता है बाबू? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो हम फॉर्मूला पे ही आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है या तो v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, या फिर v और u दोनों पॉजिटिव है। अब आपको अच्छे से पता है कि सर u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन को अगर पॉजिटिव बनाना है तो v और u दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। आपको पता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता बाबू। इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में होगा, तभी सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है। बोलो ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? अब No, देखो sir. यहीं से अगर हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है लेंस में तो वहां पर इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव। और बाबू चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है बाबू, ध्यान से सुनो और याद रखना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है इसका मतलब इमेज जो था हमारा वर्चुअल था। चाहे वो कोई सा भी लेंस लो, कल का साइन कन्वेंशन निकाल के अच्छे से देख लो, वर्चुअल Yes. इमेज का ही इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो सकता है। रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो लेंस कोई सा भी हो। बोलो समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? Yes, sir. यहाँ से एक छोटा सा बात लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। पता चलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इसमें तो कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि बाबू अगर मैग्निफिकेशन लेंस में पॉजिटिव हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। ये छोटा सा बात आपने अच्छे से याद रखना है और शायद सभी बच्चे को याद रहेगा भी। याद रहेगा तो बोलो हम आगे बढ़ें क्या बाबू? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरीके से दूसरा केस बनता है कि अगर मैग्निफिकेशन सर नेगेटिव रहा तो इसका मीनिंग हम क्या समझें? चलो चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव
दो, ये हमारा केस 2 होगा, ये हमारा केस 2 है। तो मैग्निफिकेशन जो नेगेटिव है ये दो तरीके से हो सकता है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तो तरीका है कि ऊपर में भी पॉजिटिव हो जाए और नीचे में यू नेगेटिव हो जाए, एक इस तरीके से भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है। एक दूसरा ऑप्शन भी तो बनता है कि भी ही नेगेटिव हो जाए और यू ही पॉजिटिव हो जाए, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं यू कैन नेवर बी पॉजिटिव, बताए थे कि नहीं बताए थे Yes. अभी? Yes, sir. इसका मतलब ये केस मानना ही गलत होगा। इसका मतलब अगर बाबू मैग्निफिकेशन को नेगेटिव होना है तो भी बाय माइनस यू ही होना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और आप चाहे कॉनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन या कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन निकाल के देखिए बाबू, जहां कहीं भी इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है वो इमेज हमारा रियल इमेज ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसा था, रियल इमेज था, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इमेज डिस्टेंस होगा। इसका मतलब इमेज यहाँ पर रियल इमेज बन रहा था। ऑफ कोर्स नीचे में क्या है, तो नीचे में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि क्या है, यहाँ पर समझना था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज किस टाइप का बनेगा। तो आप इसको रट लेते हो, पर हम यहाँ समझा ऐसा क्यों होता है। तो इमेज बनता है हमारा रियल इमेज। बताओ ये सभी बच्चे को ठीक ठाक से समझ में आया, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, गौरांग, sir. गुलशन, तेज नारायण, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. तो आज हम मैग्निफिकेशन को भी समझे। देखो मैग्निफिकेशन को कल समझ लिए थे बाबू, पर मैग्निफिकेशन में ये अलग अलग साइन हमें क्या बताना चाहता है ये हम समझे। देखो दो छोटा छोटा पॉइंट्स और है जो मैग्निफिकेशन में समझने के लिए कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई एक्सपेक्ट कि वो सभी बच्चे को पहले से पता है। वो मिरर वाला ही कंसेप्ट है। चलो हम एक लाइन में सबको खत्म करते हैं। जो बच्चा पहले दिन देख रहा है घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी ये कोई नया बात नहीं है। देखो बाबू, अगर मैग्निफिकेशन 1 हुआ तो सर इसका मतलब हम क्या समझें? एक काम कर लो, लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हम क्या समझें? वो इसका मतलब बहुत ही Height of सिंपल सा बात है, object is See, equals to हाइट height ऑफ of इमेज image. बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और अगले ही केस में आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब तो कोई भी बच्चा समझता होगा कि सर दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है यहाँ पर सेम है, हाइट जो है उनका वो सेम हो चुका है। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 रहे तो सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या होगा, सेम होगा। बोलो सभी बच्चे को समझ में आया? आनंद तुम बोलो। Yes, sir. अब इसी का उल्टा बाबू, अगर हम देखें कि अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 रहता है तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे सर? तो बस कुछ नहीं, अपने अपना बस वैल्यू पुट करना है। देखो सब मिरर वाला ही है, यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी नहीं है। तुम क्या करेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का मतलब तो यही होता है। ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं ना बाबू? अरे बोलो, लिख सकते हैं बाबू? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अगले ही स्टेप में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसका मीनिंग समझ में आना शुरू हो गया कि सर अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा रहा, देखो मैग्निफिकेशन को जब भी समझो तो साइन और वैल्यू को अलग अलग करके, पहले हम साइन के बारे में बता दिए, प्लस माइनस क्या बताता है वो पहले डिसाइड कर लो। तुमको पता है कि सर प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज और माइनस का मतलब रियल इमेज। अब हम वो 1 2 3 या 1/5 1/6 या 0 पॉइंट करके कुछ मैग्निफिकेशन दिया रहे, तो वो जो नंबर होता है मैग्निफिकेशन में वो नंबर क्या दिखाता है, तो उस नंबर के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर वो वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन का 1 होता है इसका मतलब क्या होता है। अब अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हो, इसका मतलब अभी जस्ट यहाँ देख रहे हैं कि सर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इमेज जो है मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को देख करके तो यही पता चल रहा है। और सबसे लास्ट केस जब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 गिवन रहेगा बाबू, तो इससे हम क्या समझेंगे, बस आपने इसको स्प्लिट करना है, पुट करना है, एच आई बाई एच ओ, राइट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन 1। और अगले केस में हम क्या लिख पाएंगे, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलिए सारे बच्चे मानते हो ना बाबू? Yes, sir. अब इसका मीनिंग भी सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। इसका मीनिंग ये है कि सर अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा रहा, 1 से छोटा मतलब माइनस में, नहीं नहीं बाबू, हम बात कर रहे हैं वैल्यू कम होगा 1 से, 0.5 0.9 0.001, इस तरीके से अगर 1 से छोटा वैल्यू रहा मैग्निफिकेशन का, प्लस माइनस तो अलग बात बताता है, वो तो हमको बता चुका। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा रहा इसका मतलब ये है
कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है और इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बना है। बोलो सभी बच्चे का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है सच में, तो हम वापस पावर पे चलते हैं, कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स रह गया बताने के लिए। बोलो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आ जाओ, यहीं पे पावर पढ़ाए थे। तो हम पावर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ से कुछ बच्चे को याद ही हो चुका है कि पावर जो है किसी भी लेंस के फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। मतलब इस चीज को आप लोग इस तरीके से याद कर लेते हो। हम कहते हैं थोड़ा चीजों को और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अलग अलग टाइप का लेंस यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं प्लेन पर, जो कि आप लोगों का फोन का स्क्रीन है। थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो ये एक थोड़ा सा थिक लेंस है और ये एक थोड़ा सा थिन लेंस है। आप लोगों को दोनों लेंस ठीक से दिख रहे हैं बाबू? Yes, sir. अब थोड़ा सा इमेजिन करो सभी बच्चे। अब देखो इसके अगर दोनों फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे और उसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे तो इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसको अगर ड्रॉ करेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। शायद हम ठीक से सर्कल नहीं बना पाए, लेकिन भरोसा रखो इसका फोकल लेंथ थोड़ा नजदीक ही होगा, थोड़ा छोटा ही होगा। यही इसका f2 होगा। लेट से कि ये इसका फोकल लेंथ है। नहीं सर फोकल लेंथ तो इधर होता है ना। अरे अभी बस समझो ना, हम कंसेप्ट बता रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फोकल लेंथ मोटे वाले लेंस का छोटा होगा, जबकि पतले वाले लेंस का जो फेस है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। सर इसका तो काफी दूर जाकर के फोकल लेंथ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अरे फोकस दूर होगा बाबू, इसका मतलब फोकल लेंथ बड़ा होगा। तो देखो बुक में हो सकता है ना कि किसी जगह आपको ये एक लाइन लिखा हुआ मिल जाए, उस लाइन में ये लिखा हुआ रहेगा कि जो लेंस आपको दिखने में थिकर लगे, मोटा लगे, उसका पावर ज्यादा होता है, पावर इज ग्रेटर, राइट। और जो लेंस दिखने में पतला लगे उसका पावर कम होता है। अब बच्चा इससे डर जाता है, सर पढ़ाए थे कुछ और यहाँ दिख कुछ और रहा। सर पढ़ाए थे कि जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। सच तरीके से देखा जाए या फिर हम लोग थोड़ा पेशेंसली उस स्टेटमेंट को और इस डायग्राम को थोड़ा सिंक्रोनाइज करें तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है, राइट। देखो फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर बड़ा होगा, ये बात तो तुमको पता है। लेकिन ये बात भी तो सीखो कि अगर फोकल लेंथ छोटा हुआ तो लेंस ऑटोमेटिकली थिकर दिखना शुरू हो जाएगा, मोटा दिखना शुरू हो जाएगा। बात सभी बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. yes sir, अब किसी बुक में वो नहीं लिखना चाहता है कि फोकल लेंथ जिसका छोटा होगा उसका पावर बड़ा होगा, वो लिख देगा उसके जगह पे यूज करेगा ये स्टेटमेंट, those lenses whose या which are thicker have more power than those lenses which are thin। तो पतले वाले लेंस से मोटे वाले लेंस का पावर जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मान लो थिकर को THIC, स्पेलिंग क्या होता है THIC के? यही होता है ना बाबू। तो मान लो इधर लिख लेते हैं थिक लेंस और इस साइड में लिखते हैं हम लोग थिन लेंस, राइट। और ये हम लेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके पावर के बारे में, राइट। तो पावर ऑफ थिक लेंस और पावर ऑफ थिन लेंस के बीच में अगर हमसे रिलेशन पूछा जाए तो ऑलवेज हमेशा एक बात याद रखना कि थिक लेंस का पावर जो है वो बड़ा होगा और थिन लेंस का पावर छोटा होगा। क्योंकि अगर थिन लेंस के फोकल लेंथ को f1 माने और थिक लेंस के फोकल लेंथ को f2 माने तो याद रहे कि पतले वाले लेंस का फोकल लेंथ हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। पतले वाले लेंस का फोकल लेंथ हमेशा बड़ा होता है क्योंकि अब लेंस अगर पतला है तो उसके दोनों फेस का अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे ना वो काफी बड़ा सा सर्कल लेके आएगा और वो बड़े से सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दूर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है, इस तरीके से उसका फोकल लेंथ भी
ज्यादा होगा। सभी बच्चे बताओ ईमानदारी से, बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना बाबू? Yes, sir. तो ये पावर ऑफ लेंस का सबसे लास्ट कंसेप्ट था। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट है जो हमें पहले बताना चाहिए था। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? अब देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे सर सिंस वी नो दैट पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। अब अगर पावर ऑफ द लेंस का अगर हमें यूनिट पता करना है तो बस एक काम करिए कि 1 बाय फोकल लेंथ का यूनिट रख दीजिए 1 बाय मीटर। तो मतलब मीटर इनवर्स या फिर पर मीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपका आंसर सही है, लेकिन अगर इसी यूनिट का एक स्पेशल नाम हो जिसे कि बोला जाता है डायोप्टर, तो कोई दिक्कत होगा बच्चे को? No, sir. तो बस पावर ऑफ द लेंस का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो मीटर इनवर्स नहीं बोलना है, बस इसी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कि फुल फॉर्म में हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। बोलो सभी बच्चे को बात आया समझ में? यस सर। कंफर्म होना बाबू, बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes. कुछ प्ले कर सकते हैं मैथमेटिकली। हम अपने लेंस फॉर्मूला और पावर फॉर्मूला को मिक्स करके ना कुछ प्ले कर सकते हैं। अब 90% बच्चा इस जगह पे फॉर्मूला को याद करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा वेट करो, हम दावा करते हैं अब हम जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं इसमें मजे करो, याद कुछ मत करना। और बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो एक बात बताओ सभी बच्चा, हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर P से पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू 1 बाय F होता है। बोलो इस बात को मानने में गौरांग कोई परेशानी? No, sir. अब बाबू अगर ये छोटा सा बात आपको पता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन के पास। दूसरे इक्वेशन में बाय लेंस फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। बोलो मानते हो ना बाबू? यस सर। Yes, sir. बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के LHS वाले पोर्शन को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। दोनों के LHS में क्या है? दोनों के LHS में पावर है। यहाँ भी 1 बाय F की जगह P लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब Yes, हम sir. अगर एक मिनट, इस 1 बाय F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको हटा दो, इसी के लिए तो इतना मेहनत किए थे, बेफिजूल का बताओ। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस 1 बाय F का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा करके अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो किसी बच्चे को समस्या होगा? नो सर। तो बताओ हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? P इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। बोलो बाबू। Yes, sir. या अगले ही Yes, स्टेप sir. में अगर एलसीएम हम भी U ले लेते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा? U माइनस V, यू माइनस पावर इज इक्वल टू U माइनस V। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला का काम करेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको याद कर लेते हैं। अच्छा उस समय लेंस का पावर क्या होगा जब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। हम कहते हैं कि रुको एक काम करो, पावर निकालने से पहले फोकल लेंथ निकाल लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का यूज करके फोकल लेंथ निकाल लो, और एक बार फोकल लेंथ पता चला देन पावर निकालो। अब मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद नहीं आता है तब तो ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो हमसे पूछो। तो आई बिलीव कि इसका कोई जरूरत नहीं है, राइट? ये जस्ट एक मैथमेटिकल प्ले था, हम लोग बस रिलेशंस को मिक्स किए और एक नया कंक्लूजन पे आकर के रुके। बोलो सभी बच्चे कोई छोटा सा कंसेप्ट समझ में आए? Yes, sir. यस सर। और सबसे लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का, वो कंसेप्ट ये है बाबू कि क्या हो सर अगर पावर भी नेगेटिव हो या पावर भी पॉजिटिव हो। मतलब यहाँ पावर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है। थोड़ा पेशेंसली और ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखो बाबू पावर अगर नेगेटिव है इसका मतलब 1 बाय F नेगेटिव है, 1 बाय F नेगेटिव है, 1 तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। और साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं कि Concave. फोकल लेंथ इज नेगेटिव, मतलब कौन सा लेंस? अच्छे से याद करो, कॉनकेव सर। मैं Concave कॉनकेव lens. लेंस सर। इसका मतलब अगर पावर नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। क्या ये इंफॉर्मेशन हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? यस सर।
और ठीक उसी तरीके से अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब 1/f का वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर 1/f का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस लेंस को रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी के बाद ना क्वेश्चन में ना मतलब बहुत सारा ऐसा वैल्यूज देख करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेंस है ना, कौन सा इमेज बनेगा, कैसा डिस्टेंस होगा, राइट। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम माइंड में अच्छे से इंसर्ट कर लें तो देखो जल्दबाजी मत करो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100-50 बना लेने से हो सकता है कि तुम अपने आप को एक्सपर्ट फील कर पाओगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स को ना समझ लें वी डिडंट गेट दैट मच सैचुरेटेड। भरोसा रखो, हम चाहें तो आज ही 10-20 क्वेश्चन और करवा लें, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी आज के क्लास को यहीं पे एंड कर दें। दोबारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट्स को जाकर के पढ़िए बाबू। कल और उसके बाद का एक और क्लास हम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। क्या सारे बच्चे को बात समझ में आ गया? Yes, sir. सिंस आवर क्लास टाइमिंग इज एट एंड, तो हम एक काम करते हैं कि आपके चलो सुहानी कुछ पूछना चाह रही है, बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन जो हम रिफ्रैक्शन वाला पूछे तो आप बता दिए क्या? क्या हम कल बताएं? यस सर। ठीक, थैंक यू। चलो क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बाय।